अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का कहा गया है अदालत की जानिब से कि अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह शामिल किया जा सकता है। ये अदालत को बताया गया कि जो स्पेशल JIT है वो 15 जनवरी को कीनिया जा रही है और दुबई का दौरा करेगी, जिसके बाद जो मजीद शवाहिद हैं उनका जायजा लिया जाएगा। JIT इस बात को भी यकीनी बनाए कि अगर वो जो उनके गैजेट्स हैं वो कीनिया की पुलिस के पास हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस के पास है, या जो 2 भाई हैं उनके पास हैं, तो उनकी भी जो बाजियाबी है उनकी जो है उनको हर सूरत पेश किया जाए। मामला तो उठा था हल्का बंदियों को लेकर, लेकिन अब वो मामला कुछ और सतह पर जा रहा है और धड़ों को इकट्ठा करके क्या वोटर जो MQM का था क्या वो दोबारा से इंटैक्ट हो पाएगा MQM के साथ? सबसे बड़ा सवाल है कि किस बयानिए के साथ MQM आती है। जब 80 और 90 की दिहाई में इसका रूज था, तो अब यहाँ तक इनका बयानिया जो हुआ करता था वो लसानी सियासत का हुआ करता था। आज के ये अगर उसी पे कायम रहते हैं तो जाहिर है कि इस शहर के डेमोग्राफिक्स बदल चुके हैं और वो वाली तर्ज सियासत जो है अब नहीं हो सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वैसे तो सियासी तौर पर बहुत कुछ चल रहा है। कराची में हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ खासी बढ़ गई हैं और वो मुलाकातें हैं MQM के धड़ों को भी इकट्ठा करने के लिए हैं। फिर जमात इस्लामी का धरना भी आज हो रहा है। पंजाब में भी बैठकें हो रही हैं एतमाद के वोट के हवाले से, आगे असम्बली तहरीर के हवाले से। फिर इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ उस पर राना सना का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि खुद करवाया गया इमरान खान की जानिब से, लेकिन इमरान खान इस पर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कातिलाना हमले की वजूहात भी सामने रखेंगे और सारी चीज़ें भी हक़ाइक़ आवाम के सामने लेकर आएंगे। लेकिन अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ निचोड़ से मैं करूँगी वो अरशद शरीफ कत्ल केस, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और सबसे अहम बात जो आज की गई सुप्रीम कोर्ट में वो ये की गई कि अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें शामिल किया जाए तहक़ीक़ात में और वज़ारत ख़ारजा से बात की जाए, डिस्कस किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह शामिल इस तहक़ीक़ात में किया जा सकता है वो किया जाए, क्योंकि ये इंसानी हुकूक़ का ही सिर्फ मामला नहीं है बल्कि बेईमाना कत्ल हुआ अरशद शरीफ का। ये कहाँ तक तहक़ीक़ात पहुँची? चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफ़सार किया कि तहक़ीक़ात कहाँ तक पहुँची हैं। अब तक जो JIT तहक़ीक़ात कर रही थी उसने तहक़ीक़ात जो 3 फ़ेज़ में करनी थी, कितने फ़ेज़ेज़ हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं? तो पहला फ़ेज़ बताया गया कि जी वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। अब जो टीम है वो कीनिया जाएगी और 15 तारीख का बताया गया है कि 15 जनवरी को ये टीम कीनिया जाएगी और मज़ीद तहक़ीक़ात भी की जाएंगी। लेकिन आज एक्चुअली हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान? हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं अकील अहमद, हम उनकी जानिब बढ़ेंगे अपने ओपनिंग पॉइंट में। अकील बताइएगा, सुबह आज अस्कुत नोटिस केस की समाअत हुई, अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने का कहा गया है अदालत की जानिब से कि अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह शामिल किया जा सकता है। वज़ारत ख़ारजा डिस्कस करें इस चीज़ को और JIT तहक़ीक़ात में अब तक क्या कर चुकी है ये भी पूछा गया है। क्या कुछ हुआ आज की समाअत में? देखिए, बिल्कुल आज अरशद शरीफ कत्ल केस की अस्कुत नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच की जानिब से की गई। तो जो इस कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT कायम की गई थी उनकी जानिब से जो अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट है वो आज जमा कराई गई और ये अदालत को बताया गया कि जो स्पेशल JIT है वो 15 जनवरी को कीनिया जा रही है और दुबई का दौरा करेगी, जिसके बाद जो मजीद शवाहिद हैं उनका जायजा लिया जाएगा। तो आज अदालत की जानिब से कई जो है वो सवालात किए गए, कई नई चीज़ें सामने आई। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस बात की तहकीकात जो है वो उसको लाजमी बनाया जाए कि वो क्या अवामिर थे, क्या हालात थे कि अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा और उसके बाद दुबई से उनको कीनिया जाना पड़ा। चीफ जस्टिस का कहना था कि JIT इन तमाम जो ये वजूहात हैं उसका तयन करे और उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर शामिल करे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी अपने रिमार्क्स में कहा गया कि जो अरशद शरीफ को जिस वक्त कत्ल किया गया कीनिया में, तो उस वक्त जो उनके पास डिजिटल गैजेट्स थे जिनमें उनका फ़ोन और iPad और दीगर चीज़ें थी, वो जो है वो चीफ जस्टिस का कहना था कि वो अब तक जो है वो वसूल नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि JIT इस बात को भी यकीनी बनाए कि अगर वो जो उनके गैजेट्स हैं वो कीनिया की पुलिस के पास हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस के पास हैं, या जो 2 भाई हैं उनके पास हैं, तो उनकी भी जो बाजियाबी है उनकी जो है उनको हर सूरत पेश किया जाए। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से ही वज़ारत ख़ारजा हैं उनके नुमाइंदे से पूछा गया कि अब तक जो है वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस हवाले से तहकीकात में क्या पेशरफ्त की गई है। तो वज़ारत ख़ारजा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया गया कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कल ही एक खत लिखा गया है और इस हवाले से वज़ारत
खारजा जो है वो JIT की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। अदालत में समाअत के दौरान ये भी नुक्ता आया कि जो इस केस की तहकीकात है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, तो इस केस की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मदद लेने की भी जो है वो उस चीज को भी उसको भी कहा गया है कि इसको भी शामिल किया जाए। कैसे शामिल किया जा सकता है उस पर डिस्कशन भी की जाए। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, और उनको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अरशद शरीफ शहीद पर ही हमारे ओपनिंग पॉइंट में अपना तज़किया दें। इस मुल्क की तारीख भरी हुई है कि जितने कत्ल हुए, चाहे वो वज़राए आज़म हो, चाहे हाई प्रोफाइल शख्सियात हों, कभी इंसाफ नहीं मिल सका। आज हमारा ही भाई, हमारा ही सहाफ़ी कत्ल हुआ, बहीमाना कत्ल हुआ। क्या आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा? सुनिए, बात ये, आपके सवाल भी मेरे ख्याल में जवाब भी है, क्योंकि जो हमारी तारीख है, जो कत्ल, जो वाक़यात जो हैं पाकिस्तान की अपनी सरहदों के अंदर हुए, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी हाई प्रोफाइल एसोसिएशन का, मर्डर का, कत्ल का जो है, कभी भी उसके कातिल गिरफ्तार हुए हों या जो जिम्मेदार हैं उसके, जिन्होंने मनसूबा बंदी की, उनको सजा मिली हो। वैसे तो हमारी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। और इस बात भी मुझे मतलब है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं हमारे मुल्क में, आपको पता है मुझसे बेहतर कि सियासी अफसरी है, अदम इस्तेकाम है, हुकूमत का फोकस नहीं है, हुकूमत अपने आप की लेजिटिमाइज करने के चक्कर में फंसी हुई है कि किस तरह से वो मईशत को चलाए, किस तरह से अपने आप को जो है अपना, कहते हैं, ताकत के ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखे। उन हालात में बिल्कुल उम्मीद और कम हो जाती है। देखिए, ये काम होते हैं रूल ऑफ लॉ के, कि जी आपको कानून की कुरानी साबित करनी, कि जब कहते हैं ना किसी मुल्क के अंदर इस्तेकाम होता है। अब हमारे मुल्क में क्योंकि अदम इस्तेकाम है, तो इम्कान ही मुझे नजर नहीं आता इस चीज का कि जनाब ये जो कातिल हैं अरशद शरीफ साहब के, वो पकड़े जाएं। और खुसूसन जबकि कत्ल जो है, वारदात जो हुई हो, मुल्क से बाहर हुई हो। हमारे यहाँ मतलब है रिसोर्सेज की भी कमी है कि कीनिया में जाके तहकीकात करनी, उसको लाकर साबित करना, एक बहुत ही आई वुड से इट्स हाई ऑर्डर। जी, सही कह रहे हैं आप आमिर साहब, लेकिन फिर भी चलें, कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो है कि शायद तारीख बदले, शायद इस बार इंसाफ मिल जाए। अच्छा आमिर साहब, अभी आप देख रहे हैं कराची की जो सियासत है, जिस तरीके से MKM के धड़ों को इकट्ठा करने की हर तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, बहुत र्यूमर्स भी हैं, बहुत चीज़ें भी हैं। मामला तो उठा था हल्का बंदियों को लेकर, लेकिन अब वो मामला कुछ और सतह पर जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मामला सिर्फ बल्दियाती इलेक्शंस के लिए हो रहा है, या फिर जनरल इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं और धड़ों को इकट्ठा करके, क्या वोटर जो MKM का था कभी, क्योंकि आप भी कराची के शहरी हैं, मैं भी कराची की शहरी हूं, हम जानते हैं कराची की डायनामिक्स को, क्या वो दोबारा से इंटैक्ट हो पाएगा MKM के साथ? ये पहली बात तो ये कि जब भी कोई तंजीम टूटती है तो उधर सी मनफी बात होती है, और तंजीमें जो दोबारा जुड़ती हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं होती, मस्बत बात होती है। ठीक है ना, टूट फूट तकसीम जो है एक नागवार बात होती है। लेकिन आपने जो बात की कि क्या अगर MKM के कई में से 2 धड़े जो हैं मिल जाते हैं मरकजी धड़े के साथ, MKM पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद क्या इनका उसी तरह के रिवाइवल हो जाएगा शहर में? तो मैं नहीं समझता ऐसा है। अच्छा, क्योंकि मिल जाना, इत्तेहाद कर देना पहला कदम है, उसके बाद फिर एक नया इनकी जद्दोजहद शुरू होगी। कि उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि किस बयानी के साथ MKM आती है। जब इसका 80 और 90 की दिहाई में इसका अरूज था, तो आप याद रखें इनका बयानिया जो हुआ करता था वो लिसानी सियासत का हुआ करता था। आज के ये अगर उसी पे कायम रहते हैं तो जाहिर है कि इस शहर के डेमोग्राफिक्स बदल चुके हैं, और वो वाली तर्ज सियासत जो है अब नहीं हो सकती। तो इनको 21वीं सदी के हम आहंग एक बयानिया भी बनाना होगा, तंजीम साजी भी करनी होगी। तो वो इनका असल चैलेंज है। वो जाहिर है उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। इनके अगर मैंने बैकग्राउंड जो मीटिंग्स की हैं, बातचीत की, उसमें वो कहते तो हैं कि हम तब्दील होंगे और हम कराची के मिडिल क्लास को लेकर आएंगे, नौजवान क़यादत को लेकर आएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, या कोई भी जमात करती है, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी करती है, ANP करती है, PTI करती है, तो जो मुस्तकबिल की सियासत होगी कराची की, वो कसरुल लसानी होगी और वो लोगों को जोड़ेगी, ना कि तकसीम करेगी। अगर वो काम MKM कर सकती है, यकीनन उसका फायदा होगा। अगर वो अपने नक्शे कोन पे अड़ी रही पुराने तर्ज सियासत पे, तो फिर उसमें इसमें एक सवाल उठता है ना कि MKM का जो वोटर था उसका एतमाद MKM पर सब खत्म हो चुका है, वो एतमाद कैसे बहाल कर पाएगी MKM? जी, मैंने वही अर्ज किया ना कि इनका क्या बयानिया सामने लेकर आते हैं। सिर्फ बात तो बयानिया की होती है ना कि आपको क्या नैरेटिव है। अब उसमें अभी जो इनको दिक्कत आ रही थी, एक मेरी MKM के MNA से बात हुई, अभी कल की शाम की बात है, उन्होंने कहा मैं जलसा करता हूँ किसी जगह पे जाके 300 लोगों से खिताब करता हूँ, तो फिर एक और जलसा फारूक सत्तार साहब करते हैं, तो उससे मेरे जो 300 लोगों को जो मैंने कन्विंस किया होता है, 50 लोग 100 लोग जो हैं वो बेशक उनके साथ नहीं मिलते, लेकिन वो
मायूस होकर बैठ जाते हैं। जब मुस्तफा कमाल साहब एक जलसा करते मजीद 50 लोग मायूस हो जाते हैं, तो मेरी तादाद कम हो जाती है। तो कम से कम जो हम एक दूसरे को जख्म पहुंचा रहे होंगे वो रुक जाएगा पहले मरहले पे। तो ये एक तरह का मतलब है उनका असेसमेंट है। तो अब वो ज़ाहिर है कि वो तो पता चलेगा जब अमली सियासत में ये सब जुड़ जाते हैं, जुड़कर कैसे चलते हैं, कैसी हमआहंगी होती है। क्योंकि मिलना पहला मरहला है, पहला कदम है, लेकिन उसके बाद के कदम भी उतने ही अहम है, बल्कि ज्यादा अहम है, ज्यादा मुश्किल है कि उसके बाद भी उठाएंगे। जी आमिर साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है, आप बहुत बेहतरीन समझते हैं कराची की खास तौर पे सियासत को। क्या आपको लगता है एक तासुर ये भी है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है या करवाया जा रहा है कि पीटीआई के वोटर को तोड़ा जा सके? क्या ऐसा मुमकिन है अभी जो हवा चल रही है उसको देख के? देखिए, जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो बिल्कुल आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। जमात इस्लामी भी इल्जाम लगा रही है, पीटीआई भी इल्जाम लगा रही है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासत में जब भी कोई कदम उठाया जाता है ना, उसका कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल फैक्टर्स। कई अवामिल एक सियासी अमल को आगे बढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं पर ख्वाहिशों के लोग इकट्ठे हो जाए ताकि पीटीआई को काउंटर किया जाए, लेकिन असल जो दबाव है एमक्यूएम का वो उनके अपने कारकुनों का है कि बहुत सारे कारकुन या उनके जो वोटर्स हुआ करते थे सिंपैथाइजर, वो पहला बात ये भी लोग जाते हैं कैंपेन करने, मुस्तफा कमाल जाएं, फारूक सत्तार जाएं या मतलब एमक्यूएमपी के लोग जाएं, कहते हैं जी आप लोग मुत्तहिद हो। तो ये उनकी पहली फरमाइश होती है। फिर इन पे एक और प्रेशर आया, इन्होंने देखा कि जो अभी आपको याद होगा लाइन एरिया के वो हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे, शाह फैसल के हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने मतलब है जो इनको कहते हैं ना कि शिकस्त हुई, वो भी इनको कंपेल किया, इनको मजबूर किया कि लोग एक साथ हो जाएं। और वो डिजर्व, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने इकट्ठे लड़के देख लिया, सॉरी हमने अलग अलग लड़के देख लिया, हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो अब ये इनकी मजबूरी का भी सौदा है। हो सकता है कि बाहर भी कोई लोग चाहते हो कि जी इकट्ठे हो जाए। लेकिन मेरा सवाल जो था ना आमिर साहब वो ये था कि देखिए आपने अभी जो जिक्र किया वो ये कि पीटीआई के वोटर को नहीं तोड़ पाए, कि इकट्ठे होके भी लड़ लिए, अलग अलग होके भी लड़ लिए। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई का जो एक वोटर है, जो आप देख रहे हैं पीटीआई एक बहुत बड़ी ताकत के साथ ज़िमनी इलेक्शंस में सामने आई है, वो क्या खत्म हो सकता है कहीं वो एलिमेंट? देखिए, सियासत में हर चीज का इम्कान है। पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है, वो इमरान खान की मकबूलियत है। मगर ये भी हकीकत है कि पीटीआई का यहाँ पर उस तरह का तंजीमी ढांचा नहीं है मकामी, ठीक है ना। अब लोग निकलते हैं जोश में इमरान खान के लिए, हो सकता है कि वो शहर जो है वो मोमेंटम उसी तरह पीटीआई का कायम रहता है आने वाले इंतखाबात तक। तो इन पॉलिटिक्स देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। उस पर फिर ये भी होता है कि जी एमक्यूएम खुद क्या करती है, पीटीआई क्या करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई अगर एमक्यूएम मिल जाएगी तो पीटीआई यहाँ से खत्म हो जाएगी और पीटीआई को बहुत नुकसान होगा, लेकिन उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। क्योंकि अभी आप देखें ना कि जमा मकान पीटीआई के खिलाफ है जी। तो अगर मतलब है कि एमक्यूएम उनके सामने होती है, पीपल्स पार्टी जाहिर है कि बड़ी एंट्रेंच पार्टी है, उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा असर रसूख है, तो वो भी उनके लिए एक मुश्किलात पैदा करेगी। तो पीटीआई का सफर जो है, उनकी ऑब्जेक्टिव मकबूलियत अपनी जगह, लोग बहुत उसको पसंद करते हैं, बहुत सारे कराचियाइट्स जो हैं, कुछ की बात नहीं, लेकिन रखने डाले जा सकते हैं, मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। ये एक एलिमेंट आप कह रहे हैं कि हो सकता है। थैंक यू सो मच आमिर ज़िया साहब, आपके वक्त का शॉर्ट ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।